नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस में द्वितीय प्रश्न पत्र लिंग विद्यालय एवं समाज के अंतर्गत अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके सामने है पहला प्रश्न, जननी तकनीकी को स्पष्ट करें। उत्तर है, जननी तकनीकी के केंद्र में महिलाएं हैं, क्योंकि 9 माह तक शिशु को गर्भ में रखकर अपने रक्त और मांस से नए जीव के निर्माण में स्त्रियां ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मां के बिना शिशु को जीवित रख पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। देखिए दोस्तों, जननी का मतलब होता है माता। जननी तकनीकी के केंद्र में महिलाएं होती हैं, क्योंकि दोस्तों जो माता होती है, माता के गर्भ में ही एक शिशु का सृजन होता है, एक शिशु का निर्माण होता है, जिसमें दोस्तों जो माता होती है वो अपने रक्त से, अपने मांस से, अपने एक एक श्वास से एक बच्चे का सृजन करती है, एक बच्चे का निर्माण करती है। और दोस्तों माँ के बिना एक शिशु को जीवित रख पाना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि परख नली में भी बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो माँ के द्वारा जैसा कार्य किया जा सकता है वैसा अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्ग को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, वर्ग से तात्पर्य ऐसी सामाजिक संरचना व्यवस्था से है जो लोगों की साम्यता को प्रदर्शित करती है। वर्ग के 4 प्रमुख आधार हैं। देखिए दोस्तों, वर्ग के 4 प्रमुख आधार में पहला आपका आर्थिक आधार आ जाता है, दूसरा व्यापार या कार्य संबंधी आधार आ जाता है, तीसरा आयु के आधार पर वर्ग आ जाते हैं, और चौथा शिक्षा के आधार पर। यह वर्ग के आधार थे। अब देखिए दोस्तों, आगे है आपका अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा की 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, सहज और स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के विचारों तथा व्यवहारों में परिवर्तन लाना अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषता है। दूसरा है, क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है। देखिए दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा उस शिक्षा व्यवस्था को कहते हैं जो समाज में किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमको शिक्षा प्राप्त होती है, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में बूढ़े, बच्चे, नौजवान किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी स्थान पर किसी भी समय प्राप्त हो सकती है। जैसे कि दोस्तों कपड़े का बटन लगाना, खाने का ढंग, किसी के द्वारा, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, हम रास्ता भूल जाते हैं तो किसी से पूछ लेते हैं कि आगे वाला रास्ता किधर जाएगा, तो कोई बता देता आगे वाला रास्ता इलाहाबाद की तरफ जाएगा, आगे वाला रास्ता बालसन चौराहे तक जाएगा। तो दोस्तों क्या करते हैं, जो यह जानकारी हमें प्राप्त हुई या समाज से किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हुई, जो हम उसको नहीं जानते थे, वो हमको नहीं जानता था, लेकिन दोस्तों यह शिक्षा कैसे कहलाएगी? यह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। और दोस्तों जो औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा विद्यालय में, निश्चित शिक्षक के द्वारा, निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा, एक निश्चित क्षेत्र में प्राप्त होती है, उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं, शिक्षक निश्चित होते हैं। जबकि दोस्तों जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, या किसी भी व्यक्ति को द्वारा कहीं भी प्राप्त की जा सकती है, चाहे वह व्यक्ति आपके उम्र से बड़ा हो या छोटा हो, या छोटा बालक ही क्यों ना हो, उससे भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और करते भी है। दोस्तों शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा दोस्तों एक व्यापक क्षेत्र क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वह जीवन पर्यंत चलती है। जब तक आप मृत्यु शैया पर नहीं पहुंच जाते, तब तक आप कुछ न कुछ किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा हेतु निश्चित समय व स्थान नहीं रहता। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई निश्चित समय, कोई निश्चित स्थान नहीं रहता है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ता किसी से पूछना है, तो वह कोई स्थान निश्चित है? नहीं निश्चित है। या तो इसलिए दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा के समय, कोई निश्चित स्थान निश्चित नहीं रहता है। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपके सामने, व्यवहारिक तथा जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान करना। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से हम व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीवनोपयोगी विभिन्न ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, लैंगिक समानता का क्या आशय है? उत्तर है, स्त्री पुरुष समानता किसी समाज की वह स्थिति जिसमें संसाधनों एवं अवसरों की उपलब्धता की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। समाज में स्त्री हो या पुरुष, सभी को आर्थिक भागीदारी एवं निर्णय प्रक्रिया में समान रूप से देखा जाता है। देखिए दोस्तों, लैंगिक समानता किसे कहते हैं? लैंगिक किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष को। यह दोस्तों 2 मुख्य रूप से लिंग है, यहाँ पर नपुंसक लिंग को नहीं रखा गया है। तो दोस्तों स्त्री और पुरुष को समाज में किसी भी स्थान में, किसी भी शुभ अवसर पर, किसी भी समय या कोई भी क्रियाकलाप में, समाज का कोई भी संगठन हो, कोई भी राजनीतिक संगठन हो, चाहे वह आर्थिक संगठन हो या आर्थिक कार्य हो या घर के क्रियाकलाप हो, जिसमें स्त्री व पुरुष को अलग अलग भेदभाव न किया जाए, सबको एक समान अवसर, एक समान सूचना दी जाए, उसे दोस्तों हम लैंगिक समानता कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, लिंग समानता की चुनौती में कानून एवं राज्य की भूमिका।
उत्तर है लिंग असमानता की चुनौती में कानून तथा राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यद्यपि कानून एवं राज्य लिंग असमानता को कम करने के लिए संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। देखिए दोस्तों, लिंग समानता की चुनौती में कानून एवं राज्य की मुख्य भूमिका होती है। कानून और राज्य का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने राज्य में लिंग असमानता को कम करे, उसे समाप्त करे। यह राज्य का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, आगे है, यदि कानून लिंग असमानता में संलग्न लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्य करता है और दोषियों को तत्काल सजा देता है तो उस राज्य में लिंग असमानता कम होती है। देखिए दोस्तों, यदि कानून के तहत राज्य के प्रशासन में, यदि कानून के तहत जो राज्य का प्रशासन होता है, जो व्यक्ति लिंग असमानता यानी कि जो लिंग की समानता को भंग करता है, लिंग असमानता को बढ़ावा देता है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ यदि वह अच्छी कार्रवाई करता है, उसके प्रति कार्रवाई करता है, उसे सजा देता है, तो उस राज्य में लिंग असमानता को दूर किया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, जिन राज्यों में अशिक्षित जनसंख्या होती है उन राज्यों में कानून व्यवस्था भी उचित प्रकार से कार्य नहीं कर पाती, वहाँ पर लिंग असमानता अधिक व्याप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, जिस राज्य में अशिक्षितों की संख्या ज़्यादा होगी उस राज्य में जो अशिक्षित वर्ग होंगे वह कानून का पालन ठीक ढंग से नहीं करेंगे, वह कानून का उल्लंघन करेंगे और दोस्तों तो इस प्रकार लिंग की असमानता बढ़ेगी। और दोस्तों, इसके विपरीत जिन राज्यों में शिक्षा का प्रचार प्रसार अधिक होता है वहाँ कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ होती है और वहाँ के लिए असमानता कम पाई जाती है। और दोस्तों, जिस राज्य के नागरिक शिक्षित होंगे वहाँ लिंग असमानता कम पाई जाएगी, वहाँ दोस्तों लिंग की समानता अधिक पाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो शिक्षित वर्ग के लोग होंगे वह कानून के प्रति जागरूक होंगे, वह कानून के जानने वाले लोग होंगे कि हमको इस गलत कार्य करने से कौन सी सज़ा मिलेगी। जबकि दोस्तों जो अशिक्षित लोग होंगे यदि वह गलत कार्य करते तो उनको तो पता ही नहीं होता कि हमको इस गलत कार्य करने से कौन कौन सज़ा मिल सकती है। तो दोस्तों, लिंग असमानता में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। उत्तर है अनौपचारिक शिक्षा का विषय क्षेत्र मानव का संपूर्ण जीवन और समाज तथा विश्व की समस्त क्रियाएं हैं। देखिए दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में हमने आपसे पहले बताया कि अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में मानव का संपूर्ण जीवन होता है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। जब तक व्यक्ति मृत्यु शैया पर नहीं पहुँच जाता तब तक वह समाज से, विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों से, विश्व की समस्त क्रियाओं से कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसे दोस्तों हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आपके सामने, अनौपचारिक शिक्षा सामाजिक सहयोग तथा अनुकूलन हेतु अति आवश्यक है। देखिए दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता की बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा सामाजिक सहयोग, समाज में समायोजन, अनुकूलन के लिए अति आवश्यक होती है। तीसरा पॉइंट है, अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा व्यवहारिक और वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही हमें एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना होता है, यह समाज से या घर से, घर के व्यक्तियों से, घर के बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से या किसी से भी प्राप्त होती है। और दोस्तों वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वह अनुभव के द्वारा प्राप्त की जाती है। चौथा पॉइंट है, अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा बालकों को सहज वातावरण में सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, क्योंकि दोस्तों वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति से सीखता है, अपने अनुभव से सीखता है। छठवां पॉइंट है, अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा बालक सभी से मिलजुल कर रहना सीखता है। देखिए दोस्तों, दोस्तों से मित्रता करना, बड़ों का आदर करना, सभी कार्य बालक कैसे सीखते हैं, ये सभी कार्य बालक समाज में मिलजुल कर सीखते हैं। सातवां पॉइंट है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही होता है। अगला प्रश्न है आपके दोस्तों आपके सामने, दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। देखिए दोस्तों, दूरस्थ का मतलब होता है दूर स्थान से प्रदान की जाने वाली शिक्षा दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है, यह लचीली, मितव्ययी, सरल एवं नवीन प्रणाली होती है। दूरस्थ शिक्षा दोस्तों हमें जनसंचार के माध्यम से प्राप्त होती है, जैसे कि मोबाइल के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, शैक्षिक उपग्रह के माध्यम से। अगला पॉइंट है, शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य दूरी होती है, यानी कि दूरी बहुत अधिक होती है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, आप जब मन करें तब इसे देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे और हम आपसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो यह दोस्तों कैसा है, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य
दूरी होती है दोस्तों, यह दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं होती हैं। अगला पॉइंट है समय बाध्यता नहीं होती है। दूरस्थ शिक्षा में समय बाध्यता नहीं होती है कि यानी कि दोस्तों आपको बाउंडेशन नहीं होता कि आप इतने बजे ही पढ़ेंगे। दूरस्थ शिक्षा में यदि वीडियो अपलोड है तो जब मन करे आप तब पढ़ सकते हैं, या और दोस्तों यदि लाइव भी चल रहा है तो आप फ्री हैं, पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ें यह आपकी मर्जी है। चौथा पॉइंट है आयु सीमा नहीं होती। देखिए दोस्तों दूरस्थ शिक्षा में यह कोई नहीं लिखा होता कि आप इस आयु के हैं तो आप यही पढ़ेंगे। आपके टीवी में जो प्रोग्राम आ रहे होते हैं, शैक्षिक प्रोग्राम आ रहे होते हैं, तो उसमें कोई छोटे बच्चों को हम नहीं कहते नहीं नहीं ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम भाग जाओ, ये तुमको नहीं पढ़ना है। दोस्तों यह इसमें कोई आयु सीमा नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ले सकता है, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे वह एक छोटा बच्चा ही क्यों न हो। पांचवा पॉइंट है दोस्तों आपके सामने, छात्रों को अपनी रुचि व इच्छा अनुरूप अध्ययन के विकल्प प्रदान करती है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जब बालक अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकता है, अपने विषय मनपसंद के अनुसार वह विकल्प पाठ्यक्रम चुन सकता है, उसके अनुरूप वो पढ़ सकता है। छठवां पॉइंट है संचार के नवीनतम साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। संचार के जो नवीनतम साधन है जैसे मोबाइल के माध्यम से, एडुसेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से इत्यादि के माध्यम से। सातवां पॉइंट है स्व अध्याय पर बल दिया जाता है। देखिए दोस्तों दूरस्थ के माध्यम से स्व अध्याय पर बल दिया जाता है। जैसे हमने यह वीडियो अपलोड कर दिया, आपने देखे या मत देखे या आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, यह स्व अध्याय पर बल देती है दूरस्थ शिक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों दूरस्थ शिक्षण के उद्देश्य क्या है। उत्तर है दूरस्थ शिक्षा के शैक्षणिक उद्देश्य निम्नवत है। पहला पॉइंट है समाज तथा राष्ट्र की शैक्षिक मांग की पूर्ति करना, अधिक से अधिक व्यक्तियों को शिक्षित करना दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा पॉइंट है सबको शिक्षा प्राप्ति के अवसर की उपलब्धता हेतु दूरस्थ शिक्षा की उद्देश्य होते हैं। तीसरा पॉइंट है व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र की उन्नति में योगदान देना दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है। चौथा पॉइंट है व्यक्ति के जीवन को उन्नत तथा प्रगतिशील बनाना दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है। पांचवा पॉइंट है दुर्गम तथा दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को भी शिक्षा प्रदान करना दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए दोस्तों दुर्गम क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र का क्या मतलब होता है। जैसे कि दोस्तों उत्तराखंड में आप देखे होंगे कि जो लोग विभिन्न पहाड़ों पर कई किलोमीटर ऊपर पहाड़ों पर रहते हैं, जहां पर विद्यालय बहुत सारी जगह पर आज भी विद्यालय जहां पर नहीं है, वहां पर दोस्तों हम लोग एडुसेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से शिक्षा देते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को हम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दे सकें, यह दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि दोस्तों सभी व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा सके और भारत में साक्षरता दर को बढ़ाया जा सके। छठवां पॉइंट है कार्यरत व्यक्तियों, गृहिणियों तथा शिक्षा बाधित व्यक्तियों को भी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना दूरस्थ शिक्षा का कार्य है, कि जो घर पर गृहिणियां हैं, जो घर पर माताएं हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी घर बैठे शिक्षा प्रदान की जा सके। सातवां पॉइंट है औपचारिक शिक्षण संस्था के दबाव में कमी करना। देखिए दोस्तों जो औपचारिक शिक्षा संस्थान है, जो विद्यालय हैं, इनके दबाव को कम करना, कि नहीं आप आइए, इतने बजे आइए, अब पढ़िए, शिक्षा आपका पाठ्यक्रम निश्चित होगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों दूरस्थ शिक्षा में। अब देखिए दोस्तों पत्राचार शिक्षा किसे कहते हैं। वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत पत्राचार शिक्षा को समाहित कर लिया गया है और इसका प्रत्यय पत्राचार से नवीन और विस्तृत है। पहले पत्राचार शिक्षा का ही प्रचलन था, जिसमें केवल मुद्रित सामग्री का ही प्रयोग डाक द्वारा प्रेषित करने का प्रचलन था, परंतु आज दूरस्थ प्रणाली में सभी आधुनिक संचार साधनों का प्रयोग शिक्षा को उपयोगी बनाने हेतु किया जा रहा है। पत्राचार शिक्षा द्वारा परंपरागत विषयों का ही शिक्षा प्रदान किया जाता है, जबकि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली सभी नवीनतम पाठ्यक्रमों को छात्रों को पढ़ने का अवसर प्रदान करती है, जिसे वे किसी भी कारण से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था द्वारा प्राप्त करने में असमर्थ हो गए हैं। देखिए दोस्तों जो पत्राचार शिक्षा होती है, यह मुद्रित एक पृष्ठ होता है, जैसे कि आपके पेज होते हैं, जैसे कि जो पेपर आते हैं, जो न्यूज़पेपर आते हैं, ठीक दोस्तों यही पत्राचार शिक्षा व्यवस्था है। पत्राचार शिक्षा व्यवस्था में पहले तो आपको पढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों जो आज दूरस्थ शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा में ही पत्राचार शिक्षा को समाहित कर लिया गया है, क्योंकि दोस्तों वहाँ से भी आपको डायरेक्ट शिक्षा दे दी जाती है और इससे आप आसानी से सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों मुक्त शिक्षा,
मुक्त शिक्षा का मतलब आप बिल्कुल मुक्त हैं, पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, इसे हम दोस्तों मुक्त शिक्षा कहते हैं। यह एक लाइन की परिभाषा है। उत्तर है दोस्तों, देखिए, मुक्त शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंग के रूप में स्वीकार किया गया है, परंतु दोनों को पर्यायवाची नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था जिसमें पर्याप्त स्वतंत्रता हो, किसी भी प्रकार की स्थिति और संबद्धता की बाध्यता से मुक्त हो, वह मुक्त शिक्षा कहलाएगी। मुक्त शिक्षा सभी को शिक्षा के पूरे अवसर उपलब्ध कराती है। मुक्त का अर्थ ही है आज़ादी, अर्थात छात्रों को न तो आयु, न ही समय, न ही क्षेत्र आदि के बंधन में बांधा जाता है। कोई भी व्यक्ति मुक्त शिक्षा की प्राप्ति कर सकता है। मुक्त शिक्षा के अंतर्गत आधुनिक संचार माध्यमों का प्रयोग करके छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो मुक्त शिक्षा होती है, मुक्त शिक्षा में आपकी कोई आयु निर्धारित नहीं होती है, आप जब मन कहे तब पढ़ सकते हैं, और दोस्तों यह दूरस्थ शिक्षा का ही एक कार्यक्रम होता है। अब देखिए दोस्तों, मुक्त शिक्षा की विशेषताएं क्या है। मुक्त शिक्षा की विशेषताएं निम्नवत है। पहला है समय, आयु, क्षेत्र आदि की बाध्यता से मुक्त होते हैं। आपकी आयु क्या है, आपका मतलब किसमें समय निर्धारित नहीं होता है, जब मन करे आप तब पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है उपस्थिति तथा समयबद्धता से मुक्ति। मुक्त शिक्षा में उपस्थिति और समयबद्धता से आप बिल्कुल मुक्त होते हैं। तीसरा पॉइंट है सामूहिक शिक्षण की अपेक्षा वैयक्तिक शिक्षा को महत्व दिया जाता है। चौथा पॉइंट है आपके सामने व्यावसायिक तथा सामान्य दोनों ही प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है मुक्त शिक्षा में। मुक्त शिक्षा में आपके व्यावसायिक शिक्षा व सामान्य शिक्षा भी दी जाती है। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आजीविकोपार्जन की शिक्षा दी जाती है। अगला पॉइंट आपके सामने सभी स्तरों पर यह शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध होती है। अंतिम पॉइंट है विषयों के चयन की छूट होती है। मुक्त शिक्षा में आप स्वतंत्र होते हैं कुछ भी विषय पढ़ने के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने विद्यालयीकरण से क्या तात्पर्य है। उत्तर है विद्यालयीकरण से तात्पर्य है विद्यालय तक पहुंच। विद्यालय तक पहुंचने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा बल दिया जा रहा है। संविधान के द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के हेतु अनिवार्य तथा सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, और इस आयु के बालकों को विद्यालय में नामांकित करवाने, उनके विद्यालयीकरण को सुनिश्चित कराने हेतु विविध प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालयीकरण को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब विद्यालय संगठित समुचित हो। विद्यालय कोई ईंट पत्थर से बनी इमारत नहीं, अपितु विद्यालय एक सुसंगठित व्यवस्था का नाम है, जहां पूर्व निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु कुछ निश्चित नियम, समय सारणी, शिक्षित करने हेतु प्रशिक्षित अध्यापक, मूल्यांकन की निश्चित विधियां तथा अनुशासन इत्यादि होते हैं। इसके बिना विद्यालय अपूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार विद्यालयीकरण के आयोजन से तात्पर्य विद्यालय को इस प्रकार संगठित और सुनियोजित करना जिससे विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित किया जा सके। देखिए दोस्तों, विद्यालयीकरण का विद्यालयीकरण से तात्पर्य है कि जो बच्चे 6 से लेकर 14 वर्ष तक हैं, ऐसे बच्चों को विद्यालय में पहुंचाना, विद्यालय में अनिवार्य रूप से शिक्षा देना विद्यालयीकरण का मुख्य कार्य होता है। और देखिए दोस्तों, जो विद्यालयीकरण होता है, विद्यालयीकरण कोई ईंट पत्थर से बनाई हुई कोई इमारत नहीं है, बल्कि दोस्तों विद्यालय एक सुसंगठित सुव्यवस्था का नाम होता है, जहाँ पर दोस्तों आपके पहले उद्देश्य निश्चित होते हैं, आपका समय निश्चित होता है, आपका समय सारणी निश्चित होते हैं, आपके शिक्षित करने वाले प्रशिक्षक अध्यापक निश्चित होते हैं, और दोस्तों विभिन्न मूल्यांकन की पद्धतियां अपनाई जाती हैं। और दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक विद्यालय की पहुंच को ही विद्यालयीकरण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने विद्यालयीकरण यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों विद्यालयीकरण के आयोजन के प्रमुख बिंदु दीजिए। पहला पॉइंट आपके सामने विद्यालयीकरण के लिए ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूक अभियान चलाया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, विद्यालयीकरण के लिए सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि सभी जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को मुख्य रूप से स्कूल भेजें, उन्हें व्यवसायिक शिक्षा में न ढकेलें, छोटेपन से, बालपन से ही उन्हें पहले स्कूल भेजें ताकि वह वहाँ से शिक्षित हो सकें। दूसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम में निहित दोषों को दूर किया जाए, जो पाठ्यक्रम में कमियां हैं उसे दूर किया जाए। तीसरा पॉइंट है शिक्षा को सैद्धांतिक की अपेक्षा रोजगार उन्मुखी तथा व्यावसायिक बना जाए। देखिए दोस्तों, जो शिक्षा सैद्धांतिक है उसकी अपेक्षा शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाया जा सके, ताकि बालक आगे चलकर भविष्य में वह जीविकोपार्जन के लिए रोजगार प्राप्त कर सके, उसे व्यावसायिक बना सके ताकि वह व्यवसाय कर सकें। चौथा पॉइंट है सामाजिक सहयोग प्राप्त करने के लिए। अगला पॉइंट है दोस्तों 5वां, बालिकाओं, पिछड़े तबके के बालकों तथा चुनौतीपूर्ण बालकों का विशेष ध्यान रखना चाहिए विद्यालयी शिक्षा में।
अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम निर्माण में व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में एक समान नहीं है। प्रत्येक बालक, चाहे वह जुड़वा ही क्यों न हो, प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है। इसी प्रकार दोस्तों जो पाठ्यक्रम का निर्धारण हो, प्रत्येक बालक के वैयक्तिक विभिन्नताओं के अनुरूप उसका निर्माण किया जाए और दोस्तों बालक की रुचि, अभिक्षमता, योग्यता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यक्रम का सृजन किया जाए। अब देखिए दोस्तों 7वां पॉइंट है विद्यालयीकरण के आयोजन की प्रभाविता तभी होगी जब सुप्रशिक्षित शिक्षक इस क्षेत्र में आएंगे। अतः शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार कर समय अनुकूल बनाया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों विद्यालयीकरण के आयोजन आपका तभी प्रभावी होगा जब आपके शिक्षक जो होंगे वह प्रशिक्षण प्राप्त होंगे, वह मनोवैज्ञानिक होंगे, बालक की मनोदशा को समझेंगे, बालक की रुचि, योग्यता, अभिक्षमता के अनुसार पढ़ाएंगे। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। बीएड सेमेस्टर से संबंधित सभी क्लासेस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।